हेलो बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूं आपकी जूलॉजी टीचर। तो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। हमने एक अपना एक बेस बना लिया है। अब हम आएंगे मेन टॉपिक पे, दैट इज फर्टिलाइजेशन, है ना। हम लोगों ने काफी सारे टॉपिक कर लिए, जैसे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ लिया है, ठीक है। हमें पता है स्पर्म कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगा। हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया है स्पर्मेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस, और हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ओवा, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ग्राफियन फॉलिकल की डेवलपमेंट देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं किसके ऊपर? फर्टिलाइजेशन के ऊपर। अब फर्टिलाइजेशन जो वर्ड है, आप क्लास 8 से सुनते हुए आ रहे हो, है ना, 8वीं से सुनते हुए आ रहे हो। 8वीं में आपने पढ़ा था फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, है ना। अब 8वीं के लेवल पे ये डेफिनेशन थी, बिल्कुल सिंपल, है ना। बट क्या इतना ही ये सिंपल प्रोसेस होता है मतलब स्पर्म आया भागता हुआ और एग से फ्यूज कर गया, क्या इतना ही सिंपल प्रोसेस होता है? तो बच्चों नहीं, ये प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो हमें पता भी नहीं है अभी तक, है ना। तो आज के टॉपिक में हम लोग वो सारा कवर करने वाले हैं। आज हम लोग बेसिकली कवर करेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग क्लीवेजेस इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा एम ये रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारा बेसिक एजेंडा क्या होना चाहिए फर्टिलाइजेशन कराने के लिए? हमारा एजेंडा ये होना चाहिए कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक साथ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे प्रेजेंट हो, है ना। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक साथ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे प्रेजेंट हो। अब क्योंकि अगर थोड़ा मेल गैमीट लेट हो गया, कभी फीमेल गैमीट जल्दी आ गया, तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, है ना। हमने प्रीवियस लेक्चर में एंड में ये चीजें डिस्कस करी थी थोड़ी सी, है ना। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मेल और फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट चाहिए हमें साइमल्टेनियसली at the site of fertilization। अब हमने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किया था, हमने उसके बारे में पढ़ा था। अगर आपको वो लेक्चर याद हो, वैसे याद होना चाहिए, ज्यादा पुराना चीज नहीं है ना। तो आप मुझे ये बताओ जल्दी जल्दी, पहले आप कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है कौन सी? बताइए क्या नाम है यूट्रस के या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, कौन से पार्ट में फर्टिलाइजेशन हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्पुला। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? एम्पुला। अब आपको बहुत सारे बुक्स, अलग अलग बुक्स में, कुछ कुछ बुक्स में क्या लिखा होगा? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, ठीक है। तो हमें एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन के साथ नहीं जाना है, हमें जाना है एम्पुला के साथ, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में बहुत बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि एम्पुला में होती है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब क्लियर है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे नहीं जाना है। अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में अगर कहीं पर भी सिर्फ एम्पुला दे रखा है तो यू हैव टू टिक दैट, ठीक है। वो आपका करेक्ट आंसर होगा अगर फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पूछी गई है, ठीक है। क्लियर है। अब होता क्या है कि एम्पुला के पास तो जाना है, लेकिन ओवा तो मोटाइल नहीं है ना। ओवा के पास तो कुछ ऐसे टेल जैसा फीचर नहीं है, ओवा तो नहीं जाएगा स्पर्म के पास, है ना। तो स्पर्म को ट्रैवल करते हुए आना पड़ेगा, है ना। स्पर्म को ट्रैवल करते हुए आना पड़ेगा। तो जब स्पर्म एंटर होते हैं, व्हेन स्पर्म एंटर्स इनटू वजाइना, जब वजाइना में स्पर्म एंटर होते हैं तो
उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन। जब ये इंसेमिनेशन होता है तो जब स्पर्म एंटर होते हैं यूट्रस के अंदर, तब क्या करती है? इसके अंदर जाके, यूट्रस के अंदर जाके जब स्पर्म यूट्रस तक पहुंचेंगे, तब जो स्पर्म है वो होते हैं एक्टिवेट। यानी कि क्या हो रहा है? इट रीचेस यूट्रस और यूट्रस में जाके स्पर्म गेट्स एक्टिवेट, स्पर्म्स गेट एक्टिवेटेड। अब इस एक्टिवेशन को, इस प्रोसेस को, ये जो यूट्रस में जाके एक्टिवेशन, स्पर्म एक्टिवेशन हो रहा है, तो ये इस प्रोसेस में लगते हैं बच्चों 6 से 8 घंटे, यानी 6 to 8 आवर्स जो स्पर्म है वो एक्टिवेशन के प्रोसेस में लगा रहा है। यानी कि पूरी मेहनत करके जा रहा है कि अब तो एग को फर्टिलाइज करके रहूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ? 6 to 8 आवर्स के लिए हमारा स्पर्म एक्टिवेट हो गया। स्पर्म एक्टिवेशन के प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों कैपेसिटेशन। यानी कि यहां पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है? यहां पर हो रहा है बच्चों कैपेसिटेशन। ठीक है, तो इस स्पर्म एक्टिवेशन के प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? कैपेसिटेशन। अब जब कैपेसिटेशन का प्रोसेस होता है, जब कैपेसिटेशन का प्रोसेस होता है तो कैपेसिटेशन के प्रोसेस के बाद अब इसको जाना है एम्पुला तक, है ना। अब एम्पुला के पास ये ऐसे ही तो जाएगा नहीं, इसको डायरेक्शन पता ही नहीं है यार। अब डायरेक्शन नहीं पता तो इसको कोई डायरेक्शन बताएगा। अब इसको डायरेक्शन कौन बता रहा है? ओवा एक केमिकल रिलीज करता है। ओवा एक केमिकल रिलीज करता है जो अट्रैक्ट करता है स्पर्म को अपनी तरफ। क्या करता है? ओवा releases a chemical which attract itself, which attract sperm towards इट। ठीक है, तो ओवा एक केमिकल रिलीज करता है जो स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब क्या होगा? कैपेसिटेशन, एक्टिवेशन हो रही है। ठीक है, एक्टिवेशन के बाद जब ये ओवा के पास पहुंचेगा, है ना, जब स्पर्म ओवा के पास पहुंचेगा तो क्या होगा? तब बच्चों देखो, आपने स्ट्रक्चर ऑफ ओवा पढ़ा था, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ ओवा पढ़ा था तो अंदर क्या था? ये ओवा था, दिस इज ओवा। ठीक है, इसके ऊपर कुछ लेयर्स थी, है ना। हम लोग जोना पेलिसुरा के बारे में बात करते हैं और हम लोग बात करते हैं कोरोना रेडिएटा के बारे में। ठीक है, ये क्या है? कोरोना रेडिएटा के सेल्स। ठीक है, दीज आर दी सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। अब कोरोना रेडिएटा के सेल्स हमने पढ़ा था आपस में एक केमिकल से चिपके हुए होते हैं, आपस में एक केमिकल से चिपके हुए होते हैं। उस केमिकल का नाम है हायालुरोनिक एसिड। ठीक है, क्या नाम है उस केमिकल का? हायालुरोनिक एसिड। तो अभी देखते हैं, ये बन गया स्ट्रक्चर ऑफ ओवा। ठीक है, यहां पर कहीं बीच बीच में क्या प्रेजेंट है? हायालुरोनिक एसिड प्रेजेंट है। अब स्पर्म एक्टिवेट तो हो गया, स्पर्म पहुंच रहा है उस केमिकल की वजह से जो ओवा रिलीज कर रहा है, ओवा के पास पहुंच रहा है क्योंकि केमिकल उसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब हो क्या रहा है? देखो, अब हमें पता है कि स्पर्म के पास क्या है? स्पर्म के पास एक पार्ट है जिसका नाम है एक्रोसोम। स्पर्म के पास एक पार्ट है जिसका नाम है एक्रोसोम। इस एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट है? इस एक्रोसोम में बच्चों प्रेजेंट है स्पर्म लाइसेंस। इस एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है स्पर्म लाइसेंस। और इन स्पर्म लाइसेंस का काम क्या है? इन बच्चों, इनका काम है इनको आपके एग की, इस एग की वॉल को पेनिट्रेट करते हुए कहां पहुंचना है? ओवा के पास पहुंचना है ताकि ये फ्यूज हो सके। ठीक है, तो अब
सबसे पहले जब स्पर्म आएगा, सोचो सबसे पहले जब स्पर्म आएगा तो उसको किसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उसको किस चीज को तोड़ना पड़ेगा, उसे तोड़ना है बच्चों इस हायालुरोनिक एसिड को, जो जिसने सेल्स को, कोरोना रेडिएटा के सेल्स को एक दूसरे से चिपका रखा है, उसको तोड़ना है। तो हायालुरोनिक एसिड को तोड़ना है, और हायालुरोनिक एसिड को तोड़ने के लिए एक्रोसोम के पास प्रेजेंट है क्या, एक्रोसोम के पास प्रेजेंट है बच्चों हायालुरोनिडेज। ठीक है, अब हायालुरोनिडेज क्या करता है, हायालुरोनिडेज इन बॉन्ड्स को तोड़ देता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो जगह बनानी है ना। बॉन्ड्स तो टूट गए, थोड़े थोड़े सेल्स इधर उधर हो गए, लेकिन अभी भी जगह नहीं बनी है कि स्पर्म वहां पर ओवा तक पहुंच जाए। तो क्या होता है, फिर एक और एंजाइम, एक और लाइसिन प्रेजेंट होता है एक्रोसोम में, जिसका नाम है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। हायालुरोनिडेज के बाद रिलीज होगा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। अब ये जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, इसके वजह से ये सेल्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और स्पर्म कहां एंटर कर जाएगा, इधर पर। अब उसने कोरोना तो पार कर ली है ना, कोरोना तो जैसे तैसे उसने क्या कर ली, पार कर ली, बट अब क्या करना है, अब उसको जोना पेल्यूसिडा को भी पेनिट्रेट करना है। जोना पेल्यूसिडा कैसी है, जोना पेल्यूसिडा बहुत सॉफ्ट सी मेम्ब्रेन है, अभी जब तक वो एग को कवर करके रख रही है, बहुत सॉफ्ट सी मेम्ब्रेन है। तो अब जोना पेल्यूसिडा को जब इसको तोड़ना होगा, जोना पेल्यूसिडा को तोड़ने के लिए, टू ब्रेक जोना पेल्यूसिडा, ZP जोना पेल्यूसिडा बच्चों, जोना पेल्यूसिडा को तोड़ने के लिए इसके पास एक एंजाइम है जिसका नाम है एक्रोसिन। किसका नाम क्या है, एक्रोसिन। अब ये जो एक्रोसिन है बच्चों, ये एक्रोसिन क्या करेगा, दिस एक्रोसिन विल ब्रेक जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, अब ब्रेक नहीं, सॉरी ब्रेक वर्ड यूज नहीं करेंगे, विल यूज द वर्ड पेनिट्रेट। क्या कर रहा है, दिस इज पेनिट्रेटिंग, दिस हेल्प्स इन पेनिट्रेटिंग जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, क्लियर है। अब क्या होगा, सोचो अब क्या होगा जब ये जोना पेल्यूसिडा अगर ब्रेक होती, सोचो। अब मैंने बोला ब्रेक वर्ड यूज नहीं करना है, हमें यूज करना है पेनिट्रेटिंग वर्ड। अब क्या होता है बच्चों, अगर जोना पेल्यूसिडा पूरी तरह से ब्रेक हो गई ना, तो एक से ज्यादा स्पर्म्स यहां पर एंटर कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या प्रिवेंट, हमें तो वो स्पर्म को एंटर नहीं करने देना, हमें सिर्फ एक स्पर्म की जरूरत है जिससे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो हमें इतने सारे स्पर्म्स की जरूरत नहीं है, अगर जोना पेल्यूसिडा टूटी तो बहुत सारे स्पर्म्स एंटर कर जाएंगे, यानी कि पॉलीस्पर्मी हो जाएगी, है ना। हमें उस पॉलीस्पर्मी को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो अब जैसे ही रुक जाओ, एक बार इसको छोटा कर लेते हैं, है ना। आई होप इट्स विजिबल, इट्स विजिबल, ओके। अब क्या होगा, जैसे ही स्पर्म जोना पेल्यूसिडा को टच करता है और पेनिट्रेशन स्टार्ट होती है, स्पर्म अंदर जाएगा, पूरा स्पर्म अंदर नहीं जाएगा, उसका हेड वाला रीजन अंदर जाएगा। तो क्या होगा, जैसे ही वो टच करेगा जोना पेल्यूसिडा को, वैसे ही जो जोना पेल्यूसिडा है, जो कि बड़ी सॉफ्ट सी मेम्ब्रेन थी, वो अब क्या हो जाएगा, अब वो हार्ड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही स्पर्म टच करेगा जोना पेल्यूसिडा को, वैसे ही जोना पेल्यूसिडा बिकम्स हार्ड। अब इस हार्ड होने के पीछे क्या रीजन है, इसको प्रिवेंट करनी है पॉलीस्पर्मी, जिसके वजह से क्या हो जाएगी, प्रिवेंशन होगी ऑफ पॉलीस्पर्मी, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। ठीक है,
अब हमने वॉल्स को पेनिट्रेट कर दिया है, कोई एक स्पर्म आया जिसने वॉल्स को कर दिया है पेनिट्रेट, यानी कि अब तक क्या क्या हो चुका है, अब तक स्पर्म अंदर आ चुका है, इंसेमिनेशन हो गया है, स्पर्म एक्टिवेट हो गया है, कैपेसिटेशन हो गई है। अब उस कैपेसिटेशन के बाद स्पर्म ने कोरोना रेडिएटा को के सेल्स को सेपरेट आउट कर दिया है, फिर उसने जोना पेलिसुडा को अंदर थोड़ा सा पेनिट्रेट होके क्या उसने जोना पेलिसुडा को कर दिया है हार्ड, है ना। अब जैसे ही जोना पेलिसुडा हार्ड हुई, अब फ्यूजन अभी नहीं हुआ है, फ्यूजन क्या अभी नहीं हुआ है, तो स्पर्म के पास एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, स्पर्म के पास एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है, दिस ग्लाइकोप्रोटीन हेल्प्स इन द इंडक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या कर रहा है, दिस ग्लाइकोप्रोटीन फर्टिलाइजेशन को इंड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन है कौन सा, दिस ग्लाइकोप्रोटीन इज बच्चे फर्टिलिन, ये क्या कर रहा है, दिस इज इंड्यूसिंग फ्यूजन। अब इंड्यूस कैसे करेगा फ्यूजन को, है ना, कैसे करेगा ये फर्टिलिन इंड्यूस फ्यूजन को, ये बाइंड कर जाएगा oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये क्या करेगा, दिस फर्टिलिन बाइंड्स टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte। अब जैसे ही इसके साथ बाइंड करेगा वैसे ही फर्टिलाइजेशन इंड्यूस होगी। अब इस बाइंडिंग के बाद एक और काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हम लोग अभी तक एग बोले जा रहे हैं, लेकिन एग तो है नहीं, हमारे पास क्या है, हमारे पास सेकेंडरी oocyte है। अब क्या होता है, जैसे ही ये मेम्ब्रेन को फ्यूजन मतलब मेम्ब्रेन को टच करेगा, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही आपका जो एग की एक्टिवेशन शुरू हो जाएगी। जैसे ही स्पर्म ने मेम्ब्रेन को टच किया, वैसे ही क्या होगी, एग की एक्टिवेशन शुरू हो जाएगी। अब एग में क्या एक्टिवेट करना है हमें, हमें सेकेंडरी oocyte से क्या बनाना है, हमें बनाना है ओवा। अब हमने पढ़ा था सेकेंडरी oocyte वाली स्टेज में जो सेकेंडरी oocyte है वो मेटाफेज में आके अटक गया है। कहां अटक गया है, मेटाफेज में आके अटक गया है। कौन से मेटाफेज में, मियोसिस 2 के मेटाफेज में आके अटक गया है। अब मेटाफेज से बाहर आने के लिए हमें क्या करना है, मेटाफेज वाली पीरियड को या उस टाइम पीरियड को हमें क्या करना है, रोक देना है। और उस मेटाफेज से अब क्या करेगा, स्पर्म बोल रही हूं, ओवा वो क्या करेगा, बाहर आएगा, ठीक है। उसको क्या बनना है, ओवम बनना है सेकेंडरी oocyte से। तो इस मेटाफेज से बाहर आने के लिए बच्चों एक फैक्टर रिलीज होगा। फैक्टर रिलीज जो हो रहा था, जो मेटाफेज वाली स्टेज को इंड्यूस कर रहा था, यानी कि बढ़ावा दे रहा था, उस फैक्टर को हमें करना है स्टॉप। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर को ऑफ कर देंगे। अब जैसे ही आपने स्विच को ऑफ किया, उसके कुछ टाइम के बाद ही आपका जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर आ गया, है ना। किस चीज से, मेटाफेज से बाहर आ गया, ठीक है। बाहर नहीं आया है ना, बाहर निकल के नहीं आ गया, मेटाफेज से बाहर आया बस, ठीक है। अब मेटाफेज से अब इसको कहां जाना है, इसको जाना है एनाफेज में। तो एनाफेज में जाने के लिए हमें एक फैक्टर को स्विच ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसे वहां भेजना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर को क्या कर देंगे, हम लोग ऑन कर देंगे,
ठीक है, यहां पर ऑफ किया, हम यहां पर ऑन किया। अब एग कहां आ गया है, सेकेंडरी oocyte कहां आ गया है, आपका आ गया है मियोसिस 2 के एनाफेज के अंदर। आपको याद रखना है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं जब हम लोगों ने oogenesis करी थी। ठीक है, अब जैसे ही वो एनाफेज में आएगा, है ना, जैसे ही ये एनाफेज में आएगा वैसे ही, मतलब एनाफेज कंप्लीट करके मियोसिस 2 से आ गया है बाहर, मियोसिस 2 जैसे ही कंप्लीट होगी वैसे ही क्या होना है इसका, इस सेकेंडरी oocyte से दो चीज, इस सेकेंडरी oocyte में क्या होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन से दो चीज बनेगी, एक बनेगा ओवा या ओवम, जिसकी हमें तलाश थी, है ना, हम इसको ढूंढ रहे थे, हमें इसे बनाना था, हमें इसकी इच्छा थी बहुत ज्यादा, तो हमें क्या करना है, ओवा बनाना है। ओवा बन गया और बना सेकंड पोलर बॉडी, और क्या बनी है, सेकंड पोलर बॉडी बन चुकी है। क्लियर है ना। अब हमारा क्या बन गया है, सेकंड पोलर बॉडी बन गई है और एनाफेज से भी हमने इसको बाहर ले आए हैं। तो इस टाइम पर जब ये सब हो गया है, यानी कि ये पूरा प्रोसेस, बेसिकली जब हम लोग एग एक्टिवेशन की बात करते हैं तो ये पूरा प्रोसेस कौन सा है, ये पूरा प्रोसेस है जब आपकी मियोसिस 2 कंप्लीट हो रही है। ठीक है, मियोसिस 2 जब कंप्लीट हो रही है उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं बच्चों एग एक्टिवेशन। ठीक है, अब बेचारा oocyte देखो कितनी मेहनत करके कहां कहां इसके आगे अड़चने लगाई, कि कितनी बाधाएं इसके सामने आई, है ना, कभी मियोसिस 1 में अटक गया, कभी मियोसिस 2 में अटक गया, फाइनली क्या हुआ है, अब ये ओवा बना है। अब ये ओवा के अंदर क्या होगी, फ्यूजन होगी। ठीक है, अब क्या होगा यहां पर होगा फ्यूजन। देखा, सिंपल सी डेफिनेशन थी 8वीं में कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब खुद सोचो, इतना सब कुछ हुआ है फ्यूजन से पहले, है ना, तो अब क्या होगी, फ्यूजन होगा। ठीक है, फ्यूजन से क्या होगा, सबसे पहले फ्यूजन से क्या होगा, फ्यूजन से बच्चों डिप्लॉइडी रिस्टोर होगी। कैसे, क्योंकि स्पर्म लेके आ रहा था, स्पर्म लेके आ रहा था, ये लेके आएगा या फिर ये लेके आएगा, है ना, हमने पढ़ा था, या 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई, क्योंकि स्पर्म का सेक्स क्रोमोसोम्स आर एक्स एंड वाई। ठीक है, और वहीं पे ओवा के पास क्या है, ओवा के पास बेचारे के पास एक ही चॉइस है, ओवा के पास क्या है, 22 प्लस एक्स। यहां पर 23 क्रोमोसोम्स थे, यहां पर 23 क्रोमोसोम्स थे। अब ये 23 क्रोमोसोम फ्यूज होके फिर से 46 क्रोमोसोम बना देंगे, जो हमारा क्रोमोसोम नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि डिप्लॉइडी क्या हुई है, रिस्टोर हुई है। तो जब ये फ्यूजन होगा, जब ये फ्यूजन होगा, इस फ्यूजन से क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है, डिप्लॉइडी रिस्टोर हो रही है। अब इस फ्यूजन के बाद क्या होगा, हम लोग सेक्स डिटरमाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो स्पर्म या तो एक्स लेके आएगा या वाई लेके आएगा, और ओवा के पास चॉइस है नहीं, उसके पास एक्स ही है। ठीक है, तो क्या होगा, या तो एक्स एक्स फ्यूज कर जाएंगे, है ना, या तो ये फ्यूज कर जाएगा या ये फ्यूज कर जाएगा। तो हमारे पास दो ही केस बन सकते हैं, या तो एक्स वाई वाला बनेगा या फिर क्या बनेगा, एक्स एक्स। तो क्या मैं बोल सकती हूं कि फादर के गैमीट पे ही डिपेंडेंट होता है क्या, सेक्स ऑफ द बेबी, है ना, फादर के गैमीट पे ही बच्चों डिपेंडेंट होता है सेक्स ऑफ द बेबी, मदर पे डिपेंडेंट नहीं होता, है ना। तो जो कहते थे, मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि लड़कियां बर्डन होती हैं और फिर अबॉर्ट करा देते थे, फिर उस मदर को उसको ब्लेम करते तुम्हारी वजह से लड़की हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, है ना, फादर के गैमीट के वजह से सेक्स डिटरमाइन होता है, सेक्स डिसाइड होता है। ठीक है, तो मदर का कोई रोल नहीं है, ऑल्दो फादर के भी कंट्रोल में नहीं है कि एक्स भेजूं या वाई भेजूं, लेकिन हो उन्हीं के गैमीट के वजह से रहा है।
है ना। मदर का सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई भी रोल नहीं होता, सेक्स डिटर्मिनेशन में नहीं, सेक्स डिसाइडिंग में, ठीक है, सेक्स ऑफ द बेबी डिसाइड करने में। अब क्या होगा, फ्यूजन हो गया, डिप्लॉइडी स्टोर होगी। फ्यूजन में क्या क्या फ्यूज हुआ है, फ्यूजन में बच्चों, एक मिनट, ठीक है। अब फ्यूजन में क्या हुआ है, फ्यूजन में स्पर्म का हेड gets fused with cytoplasm of ova, है ना। स्पर्म का हेड फ्यूज करता है एग के साइटोप्लाज्म से, और यहां फिर हमारा बनता है एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसका नाम है जाइगोट, ठीक है। अब ये देखो कि ये जो जाइगोट है, क्योंकि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है तो यहां पर इसका नंबर क्या रहेगा, 2n से डिनोट करेंगे। अब जब स्पर्म का हेड एंटर करता है तो इस स्पर्म के हेड में भी बहुत सारी चेंजेस होती हैं, ऐसे ही नहीं मुंह उठा के एंटर कर देगा, अच्छा बच्चा है अच्छे से जाएगा, है ना। तो क्या करता है ये स्पर्म का हेड, ये स्पर्म का हेड सबसे पहले क्या हो रहा है इसके साथ, इसकी न्यूक्लियर एनवेलप क्या करती है, इसकी न्यूक्लियर एनवेलप बच्चों हो जाती है डिसअपेयर, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपेयर होती है। न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपेयर होने के बाद इसका जो स्पर्म के अंदर जो क्रोमैटिन है ना, जो उलझा हुआ क्रोमैटिन पड़ा हुआ है, ये क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन गेट्स लूजन, थोड़ा सा लूज हो जाता है। लूज होने का मतलब क्या है, यहां पर हो रही है डीकंडेंसेशन, ठीक है, क्लियर है। तो स्पर्म में जो स्पर्म एंटर किया है, स्पर्म में क्या क्या हुई है, बहुत सारी चीजें यहां पर हुई है, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपेयर हुआ है, क्रोमैटिन क्या हुआ है, क्रोमैटिन थोड़ा सा लूजन हो गया है जिसके वजह से डीकंडेंसेशन हो गई है। अब ये जाइगोट है, इस एक सेल से, इस सिंगल सेल से बहुत सारे सेल्स बनने हैं, है ना, बहुत सारे सेल्स बनने हैं, और उन हर सेल में हमें डिप्लॉइडी चाहिए, है ना, हमें क्या चाहिए, डिप्लॉइडी चाहिए। तो अब बच्चों होता क्या है, कौन सी डिवीजन तो कराना पड़ेगा इस जाइगोट में। अब हम लोग डायग्राम बनाते हैं, तो ये जो जाइगोट बना है, अब ये आपको क्या याद रखना है, अभी जोना पेलुसिडा कहीं गई नहीं है, उसने साथ नहीं छोड़ा है, वो अभी भी कवर करके रख रखा है, ठीक है। तो अभी भी यहां पर क्या प्रेजेंट है, जोना पेलुसिडा प्रेजेंट है जाइगोट के ऊपर, ठीक है। अब क्या होगा, इस जाइगोट में सबसे पहले होंगे डिवीजन। तो जाइगोट में डिवीजन्स कौन से होते हैं बच्चों, होंगे माइटोटिक डिवीजन्स। कौन से डिवीजन्स हो रहे हैं, माइटोटिक डिवीजन्स हो रहे हैं। माइटोटिक डिवीजन के वजह से सबसे पहले ये जो क्या कहते हैं, आपका जाइगोट है, ये आपका जाइगोट रहा, ठीक है, और ये रही जोना पेलुसिडा, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है ये सबसे पहले ऐसे करके डिवाइड करेगा, जाइगोट में डिवीजन हो रही है, जोना पेलुसिडा को कुछ नहीं हो रहा है, जाइगोट में डिवीजन हो रही है, तो सबसे पहले ये करेगा कैसे, ऐसे करके डिवाइड करेगा, और इस प्लेन को, जिस प्लेन से ये डिवाइड कर रहा है बच्चों, इसको बोलते हैं मेरी डायोनल प्लेन। अब इस प्लेन से क्या होता है, यहां से डिवाइड कर रहा है, तो अब ये जाइगोट में 2 सेल स्टेज बन गई है ना, क्या बन गया है, 2 सेल्ड स्टेज बन गई है। अब आगे जाके क्या होगा, अब 2 सेल बन गया है, 2 सेल बन गए हैं, अब ये डिवाइड करेगा ऐसे, कैसे डिवाइड कर रहा है, ऐसे। ये कौन सा प्लेन है, ये जो पिंक लाइन से बनाया हुआ प्लेन है, दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन।
यानी कि इस जाइगोट में क्या हुआ है, इस एक सिंगल सेल के अब 4 सेल बन चुके हैं। एक मेरीडायोनल प्लेन से कटा है और एक कटा है इक्वेटोरियल प्लेन से। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को, ये जो माइटोटिक डिविजन्स हो रही हैं बच्चों, इन माइटोटिक डिविजन्स को जब हम लोग फर्टिलाइजेशन में वर्ड यूज करते हैं तो ये क्या है, दीज आर नोन एज क्लीवेजेस। अब आपको पता होगा कि जब मैं क्लीवेजेस टर्म यूज कर रही हूं उसका मतलब है माइटोटिकली डिवाइड हो रहे हैं सेल। तो इस तरह की डिवीजन को जब मेरीडोनियल प्लेन से कट रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं होलोब्लास्टिक डिवीजन। होलोब्लास्टिक डिवीजन। ठीक है, और इस को हम लोग बोलते हैं, जब इक्वेटोरियल प्लेन से जाइगोट डिवाइड हो रहा है, बीच में से ऐसे करके डिवाइड हो जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल क्लीवेज। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि ज़ोना पेलुसिडा अभी भी यही है। क्या है, अभी भी यही है। और क्या आपको पता है कि इस फर्स्ट क्लीवेज को होने में, ये जो पहला डिवीजन हो रहा है, इस फर्स्ट क्लीवेज को होने में 30 आवर्स का टाइम लगता है। मतलब 30 घंटे, एक दिन से बहुत थोड़ा सा टाइम ऊपर एक पूरा दिन लगता है इस पहली क्लीवेज को होने में। ठीक है, तो क्या हो रहा है, फर्स्ट क्लीवेज को कितना टाइम लग रहा है, पूरे 30 आवर्स लग रहे हैं। फर्स्ट क्लीवेज को कितना टाइम लग रहा है, पूरे 30 आवर्स हो रहे हैं। तो मैं ये बोल सकती हूं कि ये जो क्लीवेज का प्रोसेस हो रहा है ये काफी स्लो है ना, स्लो प्रोसेस है और एसिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस का मतलब होता है बच्चों, जरूरी नहीं है कि 1 से 2 बने, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 6, 4 से 8 बनेंगे, ऐसा नहीं है। 1 से 2, 2 के बाद 3 वाली स्टेज भी आ सकती है। तो मतलब कैसे आ सकती है, सोचो, 2 सेल बन गए है ना, 2 सेल जैसे ही बने वैसे ही जब आपका ये इक्वेटोरियल प्लेन वाला डिवीजन शुरू होगा तो जरूरी नहीं है कि दोनों सेल्स एक साथ इक्वेटोरियली डिवाइड कर जाए, है ना, उनमें रोटेशनल क्लीवेज एक साथ हो जाए। तो बहुत थोड़ी देर के लिए ही सही, बट वो 3 सेल स्टेज आएगी, 5 सेल स्टेज आएगी, ये आती है ना। जरूरी नहीं है कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 ऐसे करके डिविजन्स होंगे। ठीक है, क्लियर है अब? ओके, नाउ अब हमने क्या कर दिए, क्लीवेजेस कर दिए हैं। अब इसके बाद एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है मोरुला। इन्हीं क्लीवेजेस के बाद एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम है मोरुला। तो ये रही आपकी ज़ोना पेलुसिडा। ठीक है, ये रहा आपका सेल्स, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, रुको, अब इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे सेल्स बनेंगे। कितने, 8 to 16 सेल स्टेज होगी, है ना, 8 to 16 सेल्ड स्टेज होगी और अभी भी वहां पर ज़ोना पेलुसिडा प्रेजेंट है। तो इस 8 to 16 सेल्ड स्टेज को क्या बोला जाता है, दिस स्टेज इज नोन एज बच्चों मोरुला। और ये जो बहुत सारे सेल्स एक साथ इकट्ठा हो रखे हैं इनको हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। दिस इज नोन एज ICM। अब एक बात सोचो, ज़ोना पेलुसिडा उतनी ही है ना, तो बस उसके अंदर क्या हो रहा है, सेल इंक्रीज हो रहे हैं, है ना, सेल डिवाइड कर करके सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, बट साइज ऑफ दिस पूरा एज अ होल लेके चले तो साइज इज रिमेनिंग सेम। तो यहां क्या हो रहा है, यहां पर बच्चों सेम साइज क्या रह रहा है, साइज सेम रह रहा है। बढ़ क्या रहा है, बढ़ रहा है इनर सेल मास। ये सेल का नंबर बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। तो इनर सेल मास इंक्रीजेस। ठीक है,
ठीक है, अब हमने पढ़ लिया क्या बन गया है, मोरुला बन गया है। अब ये जो मोरुला वाले ये जो मोरुला बना है ना बच्चों, दिस मोरुला वाले सेल्स क्या होंगे, ये सेल्स एक पर्टिकुलर तरह अरेंज हो जाएंगे, किसी पर्टिकुलर वे में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो कैसे अरेंज हो रहे हैं। जोना पेलिसुडा पीछा नहीं छोड़ रही है अभी, है ना, और अच्छे के लिए पीछा नहीं छोड़ रही है। ये जो इनर सेल मास था बच्चों मोरुला का, दिस इनर सेल मास, कुछ सेल्स ऐसे बाहर की तरफ ऐसे करके लेयर फॉर्म करेंगे। ठीक है, और इन सेल्स को बोला जाता है, इस लेयर को बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोला जा रहा है, ट्रोफोब्लास्ट बोला जा रहा है। और कुछ सेल्स यहां पर प्रेजेंट होंगे। और दीज सेल्स आर नोन एज इनर सेल मास, ICM। जहां पर भी ICM लिखूंगी, इट रिप्रेजेंट इनर सेल मास। तो देखो ये सिस्ट मतलब बहुत सारे सेल्स एक जगह क्लस्टर में क्या हो गए हैं, एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। तो इस पूरे स्टेज को मोरुला के बाद क्या आ रहा है, ब्लास्टोसिस्ट आ रहा है। अब बच्चों ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये कब आता है, डे 5 पर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के डे 5 पर क्या आ रहा है, ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो खाली कैविटी यहां पर प्रेजेंट है, खाली जगह है ना, खाली जगह यानी कि कैविटी, तो इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसील। क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोसील बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, ये अरेंजमेंट होगी, ब्लास्टोसिस्ट बन गई। अब इस ब्लास्टोसिस्ट को कहां जाना है, इसको जाना है यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर कौन सी लेयर के पास, एंडोमेट्रियम के पास। अब ये भी क्या है, छोटा बच्चा है, अभी इसको रास्ता नहीं पता कैसे जाएगा। तो बच्चों ये जब यूट्रस क्या करती है, यूट्रस, दिस यूट्रस सिक्रीट, दिस यूट्रस secrete uterine milk। ये यूट्रस क्या करती है, यूट्राइन मिल्क को सिक्रीट करती है, जिसके वजह से अब क्या होगा, अब सबसे पहले ये जो जोना पेलिसुडा साथ साथ चलती हुई आ रही थी, मतलब साथ साथ चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही यहां पर। तो ये जोना पेलिसुडा ब्रेक हो जाएगी। अब ब्रेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक ये जोना पेलिसुडा रहती है बच्चों, तब तक क्या होता है, ये आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम के पास जाके अटैच नहीं हो पाएगा। अटैच नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी, इम्प्लांटेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं स्टार्ट होगी, है ना। तो ये जोना पेलिसुडा ब्रेक होती है। अब यहां पर क्या होता है, कभी कभी इस जोना पेलिसुडा के ब्रेक होने के वजह से ये ब्लास्टोसिस्ट भी दो में डिवाइड हो जाता है। अब जब ये ब्लास्टोसिस्ट, एक ब्लास्टोसिस्ट दो में डिवाइड हो जाता है, तो अब क्या होता है, तब फॉर्मेशन होती है बच्चों मोनोजाइगोटिक ट्विंस की। ठीक है, व्हेन blastocyst divides into 2, यानी कि ये जोना पेलिसुडा को ब्रेक होना था, टूट के अलग होना था, उस समय अगर ब्लास्टोसिस्ट भी इसके साथ डिवाइड कर जाता है दो में, तब फॉर्मेशन होगी किसकी, मोनोजाइगोटिक ट्विंस की। यानी कि ये वो ट्विंस हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, चिंकी मिंकी,
सुना होगा ना, देखा होगा इंस्टाग्राम पे चिंकी मिंकी, दैट इज मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो यहां पर किस चीज की फॉर्मेशन हो सकती है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस की। अब क्या होता है, अब जोना पेलुसिडा अलग हो गई, मान लो मोनोजाइगोटिक वाला पोर्शन नहीं हुआ है ना। अब क्या हुआ, जोना पेलुसिडा ब्रेक होगी, जोना पेलुसिडा ब्रेक होगी, यानी कि अब हमारा ब्लास्टोसिस्ट इजीली अटैच हो सकता है किसके साथ, एंडोमेट्रियम के साथ। तो यहां पर blastocyst gets embedded into कहां पर, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। ठीक है, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस में जाके क्या करेगा, ऐसे करके अटैच होगा। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब ये जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है बच्चों, कब हो रहा है, ये प्रोसेस होता है बच्चों आफ्टर 6th और 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। दिस इम्प्लांटेशन का प्रोसेस विल टेक आफ्टर 6th और 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन होने के 6th और 7th डे के बाद ये इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। एंड दिस इम्प्लांटेशन, आपको याद रखना है कि दिस इम्प्लांटेशन विल लीड टू प्रेगनेंसी। दिस इम्प्लांटेशन विल लीड टू प्रेगनेंसी। आई होप क्लियर है, इम्प्लांटेशन तक आपको सारा क्लियर है। ठीक है, अब ये इम्प्लांटेशन भी इतना इजी नहीं है बच्चों। इस इम्प्लांटेशन के प्रोसेस के लिए भी आपकी यूट्रस की एंडोमेट्रियम को क्या करना है, बहुत सारे प्रोसेस से, बहुत सारी अग्नि परीक्षा से क्या होना है, गुजर के जाना है। तो क्या होता है, इस टाइम पे जब इम्प्लांटेशन हो रहा है, उस टाइम पे ये जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम कन्वर्ट हो जाती है इनटू डेसिडुआ, कन्वर्ट्स इनटू डेसिडुआ। अब ये डेसिडुआ में कैसे कन्वर्ट हो रही है, जो आपके स्ट्रोमल सेल्स हैं, एंडोमेट्रियम के स्ट्रोमल सेल्स जो हैं, सॉरी, स्ट्रोमल सेल्स क्या कर रहे हैं, एनलार्ज हो रहे हैं और क्या हो रहे हैं, वैक्यूलेटेड हो रहे हैं। वैक्यूलेटेड यानी कि वैक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है और एनलार्ज हो रहे हैं। इस एनलार्जमेंट के वजह से, इस वैक्यूल की फॉर्मेशन के वजह से क्या हो रहा है, आपका जो सेल्स हैं वो इरोड हो रहे हैं। इस वैक्यूलेशन के वजह से स्ट्रोमल सेल्स और ये जब वैक्यूलेटेड हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, तो इसके वजह से ट्रोफोब्लास्ट, जब ये हो जाता है, जो आपकी ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट थी, दिस ट्रोफोब्लास्ट रिलीज प्रोटियोलिटिक एंजाइम। ठीक है, अब जब ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटियोलिटिक यानी कि प्रोटीन को काटने वाला, तोड़ने वाला एंजाइम जब ये रिलीज करता है, उस समय क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट ग्रो करने लगता है इनटू डेसिडुआ। ठीक है, यहां अटैच हुआ था इसके वजह से। अब क्या कर रहा है, ब्लास्टोसिस्ट इस डेसिडुआ के अंदर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, वो थोड़ा सा उसके अंदर ही ग्रो कर रहा है। और किस में, कौन सी लेयर में, एंडोमेट्रियम की कौन सी लेयर में, एंडोमेट्रियम से इस डेसिडुआ से कहां तक पहुंचेगा, ये पहुंचना है बच्चों म्यूकोसा तक। कहां तक पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है, ये ग्रोथ कहां तक होती है, म्यूकोसा तक। अब जब म्यूकोसा तक बात चली गई है ना, तो जब म्यूकोसा तक बात चली गई है, तब होता है हमारा इम्प्लांटेशन। दिस
प्रोसेस, दिस होल प्रोसेस विल लीड टू इम्प्लांटेशन, है ना। क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम के पास आया, एंडोमेट्रियम कन्वर्ट होगी डेसिडुआ में और उसने अपने सेल्स कर लिए एनलार्ज, है ना। काफी वेलकमिंग थी कि आजा भाई आजा, ठीक है। अब ब्लास्टोसिस्ट आके पास में बैठ गया। अब ब्लास्टोसिस्ट ने क्या किया, अभी भी उसको चैन नहीं है ना, सेल्फिश है। उसने क्या किया, ट्रोफोब्लास्ट को बोला तू भाई तू प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज कर, तू क्या कर जिसके वजह से आपके जो स्ट्रोमल सेल्स है, आपके जो यूट्रीन के सेल्स है, वो क्या कर सके, थोड़ा थोड़ा इरोड हो सके और आपका ब्लास्टोसिस्ट अंदर की तरफ ग्रो कर सके। अब कहां तक ग्रो करेगा, म्यूकोसा तक। तो इस पूरे प्रोसेस से क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रही है, ठीक है। अब आपको आई होप इम्प्लांटेशन समझ आई होगी, है ना। अब हमने बोला कि इम्प्लांटेशन विल लीड टू प्रेगनेंसी, ठीक है। तो उस प्रेगनेंसी जब इम्प्लांटेशन हो जाएगी तो ये फिर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है बच्चों HCG। क्या नाम है, HCG। ये क्या है, ये कौन सा हार्मोन है, दिस इज बच्चों ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। कौन रिलीज कर रहा है, रिलीज कर रहा है ट्रोफोब्लास्ट। कौन कर रहा है, ट्रोफोब्लास्ट कर रहा है। देखो इस ट्रोफोब्लास्ट को कितना सारा काम करना है ना, कितना सारा काम कर रहा है ये ट्रोफोब्लास्ट आपका, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये HCG भी रिलीज करा दिया। अब जो आपका ब्लास्टोसिस्ट के पास इनर सेल मास था, दैट इनर सेल मास थोड़ा सा अरेंज हो जाएगा, ठीक है। वो जो अरेंजमेंट होगी, वो इनर सेल मास क्या होगा, अरेंज हो जाएगा इनटू 2 लेयर्स। वो 2 लेयर्स क्या हैं, दैट इज एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। अब ये जो एपीब्लास्ट है ना बच्चों, एपी का मतलब क्या है, ऊपर वाली लेयर है। तो एपी इज अपर लेयर और हाइपो इज लोअर लेयर, ठीक है। क्लियर है, एपी क्या है, अपर लेयर है, हाइपो ब्लास्ट इज द लोअर लेयर। इसमें जो सेल्स की अरेंजमेंट होगी, सेल्स की अरेंजमेंट कैसी होगी, थिक लेयर होगी पहले तो ये, ठीक है। और सेल्स की अरेंजमेंट काफी रेगुलर रहेगी। सेल्स की अरेंजमेंट कैसी है, रेगुलर है। वहीं पे जब हम लोग बात करते हैं हाइपोब्लास्ट की, लोअर लेयर की, तो इसमें जो सेल्स की अरेंजमेंट है, एक मिनट, सेल्स की जो अरेंजमेंट है इस केस में सेल्स की अरेंजमेंट इज इररेगुलर। क्लियर है, क्लियर है। एपीब्लास्ट बना, हाइपोब्लास्ट बना। अब ये लेयर अरेंज क्यों हुई है? बताओ क्यों हुई है ये अरेंज लेयर? ये लेयर अरेंज हो रही है क्योंकि इस एपीब्लास्ट से क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजों की फॉर्मेशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इस एपीब्लास्ट से बन रहा है एमनियन, ठीक है। इसके अलावा ये एपीब्लास्ट क्या बना रहा है, दिस एपीब्लास्ट इज फॉर्मिंग द जर्म लेयर्स, जर्म लेयर्स बना रहा है। अब ये जर्म लेयर्स कौन सी हैं, आपकी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो इनकी फॉर्मेशन कौन कर रहा है, एपीब्लास्ट से इनकी फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। और जब ये तीनों लेयर है ना, जब ये तीनों लेयर बन जाती हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं बच्चों गैस्ट्रुलेशन। अब जब हम लोग इस गैस्ट्रुलेशन की बात करते हैं, दिस गैस्ट्रुलेशन लीड्स टू जेनेटिक मूवमेंट्स।
मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स का मतलब क्या है बच्चों? जब सेल्स क्या हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर शेप ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर साइज ले रहे हैं, एक मॉर्फोलॉजी बना रहे हैं एम्ब्रियो की, तो उस मूवमेंट को, यानी कि जब आपके एम्ब्रियो का मॉर्फोलॉजी बननी शुरू हो जाती है, उस मूवमेंट को बोला जाता है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। ठीक है, ठीक है। इसका क्या काम है? हाइपोब्लास्ट, योक सैक, योक प्रेजेंट नहीं होता है एग में, लेकिन कुछ टाइम में क्या बनता है, योक सैक के पास ये मेम्ब्रेन बनेगी। ये योक सैक क्या करता है, थोड़ा सा डीजनरेट हो जाता है, श्रिंक करेगा, बहुत छोटा बनेगा, श्रिंक हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, है ना। तो ये सारी एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक लेयर्स में पढ़ते हैं हम लोग, एमनियन के बारे में और योक सैक के बारे में। ठीक है, क्लियर है। अब हमारा क्या हो गया है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट हो गई है। ठीक है, जब ये मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट यानी कि एम्ब्रियो की एक मॉर्फोलॉजी बननी शुरू हो गई है, अब क्या होता है, जब ये डेसिडुआ में कन्वर्ट हुआ है, ये जब डेसिडुआ में कन्वर्ट हुआ है, तो डेसिडुआ की 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहली कौन सी है? सबसे ऊपर वाली लेयर इज डेसिडुआ, दूसरा कलर ले लेते हैं यार, कौन सा ले, कौन सा नहीं है हमारे पास, पिंक ले लेते हैं, है ना, एक ही थोड़ा सा लिखा है। तो सबसे ऊपर वाली लेयर इज डेसिडुआ, डुअल लिखा है। पेराइटल, पेराइटल इज दी ऊपर वाली लेयर, हमेशा हम लोग बोलेंगे डेसिडुआ पेराइटल। डेसिडुआ पेराइटल के अंदर प्रेजेंट होता है डेसिडुआ, डेसिडुआ कैप्सुलारिस, क्या प्रेजेंट है, डेसिडुआ कैप्सुलारिस, और जो इनर मोस्ट है, सबसे अंदर वाली है, दैट इज डेसिडुआ, जो आपकी बच्चों इनर मोस्ट लेयर होती है, दैट इज डेसिडुआ बेसिलिस। बेसिलिस, बेसिलिस यानी कि बेसल लेयर, तो डेसिडुआ बेसिलिस। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, सबको क्लियर है ये? ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब हमने पढ़ लिया है गैस्ट्रुलेशन कैसे हो रहा है, हमने पढ़ा गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट हो रही है। गैस्ट्रुलेशन हम लोग किसको बोलते हैं, जब आपकी जर्म लेयर्स बन रही है। तो जब आपकी जर्म लेयर्स बन रही है, उन जर्म लेयर्स से क्या होगा, ऑर्गन्स, टिश्यूज की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, ऑर्गन्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होने वाली है। तो यानी कि गैस्ट्रुलेशन के बाद आपका कौन सा प्रोसेस शुरू होने वाला है, ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस, जब ऑर्गन्स की फॉर्मेशन शुरू होती है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस में इन तीनों जर्म लेयर्स का फेट डिसाइड होता है। फेट मतलब कि कौन सी जर्म लेयर क्या डेवलप करेगी, कौन सी जर्म लेयर को क्या बनाना है। तो अब हो क्या रहा है, जब हम लोग फेट ऑफ जर्म लेयर्स की बारे में बात करते हैं, फेट उधर ही लिख लेते हैं, जब हम लोग बात करते हैं फेट ऑफ जर्म लेयर्स, तो हर जर्म लेयर कुछ और बनाएगी, है ना। आपने ये टर्म्स पढ़े होंगे जब आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम, इन तीनों जर्मिनल लेयर्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना। उसके बेसिस पे हमने पूरे एनिमल किंगडम को डिवाइड कर रखा है यार, भूलना नहीं है ये चीज, है ना। और इसके बाद आपने जब आपने हार्ट पढ़ा होगा, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, तो हमने वहां पर भी हमने ये टर्म्स यूज करे हैं, मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो हमने जैसे पढ़ा है कि हार्ट इज अ मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। तो मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन का मतलब क्या है कि वो मीजोडर्म से बनी हुई है। तो अब फेट ऑफ जर्म लेयर्स हम लोग देखते हैं थोड़ा। नाउ दिस फेट ऑफ जर्म लेयर्स, यानी कि हमारे पास 3 तरह की जर्म लेयर्स प्रेजेंट है। पहली है एक्टोडर्म, एक्टो इज आउटर मोस्ट, ठीक है। फिर है मीजोडर्म, मीजो इज मिडल वाली, एंड थर्ड इज एंडोडर्म, एंडो मतलब इनर, ठीक है। अब हमारे अंदर कैविटी कौन सी है, बता दो
कौन सी सिलोम प्रेजेंट है हमारे पास, कौन सी टाइप ऑफ सिलोम, एनिमल किंगडम अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो कौन सी सिलोम प्रेजेंट है, जल्दी बताओ। ट्रू सिलोम है, पता है ना, तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो कि कौन सी सिलोम बच्चों यहां पर प्रेजेंट होती है। तो अगर आपने लिख दिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखा है तो बच्चों हम लोग होते हैं एंटेरोसिलोमेट्स। एंटेरोसिलोमेट्स, एंटेरोसिलोमेट्स क्या होते हैं, जब गट पाउचेस की फॉर्मेशन हो जाती है ना, एंडोडर्म थोड़ा सा एक्सटेंड होके गट पाउचेस बना देती है, तो हमारे अंदर कौन सी टाइप ऑफ सिलोम है, वी आर एंटेरोसिलोमेट्स। ठीक है, हमारे अलावा इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट्स आर कौन, एंटेरोसिलोमेट्स। ठीक है, अब इनकी बात कर लेते हैं, मेन टॉपिक पे आ जाते हैं ना, टॉपिक से नहीं भटकते। एक्टोडर्म बच्चों ऊपर वाली लेयर है, यानी कि ये क्या बनाएगी, दिस विल फॉर्म आउटर एपिथेलियम। ठीक है, आउटर एपिथेलियम बनाएगी। ठीक है, इसके बाद ये बनाती है, इसकी फॉर्मेशन से ये क्या फॉर्म कर रही है, नेल्स की फॉर्मेशन ये कर रही है, हेयर्स, कहां गया, हेयर्स की फॉर्मेशन ये कर रही है, लाइनिंग ऑफ माउथ, कुछ भी लाइनिंग क्या है, ऊपर वाली लेयर है, तो लाइनिंग ऑफ माउथ ये कर रही है। अब इस लाइनिंग ऑफ माउथ के लिए अगर आपने थोड़ा सा कभी डाइजेशन पढ़ा हो या याद हो तो एक और चीज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पूरे ट्रैक्ट में एक और चीज बनाती है एक्टोडर्म, दैट इज इनेमल ऑफ टीथ। क्लियर है, क्लियर है। इसके अलावा नर्व ट्यूब यानी कि नर्वस सिस्टम के मैक्सिमम पार्ट, मेजॉरिटी पार्ट कौन बना रहा है, एक्टोडर्म बना रही है, यानी कि एक्टोडर्म में लोचा हुआ तो बुद्धि में लोचा हो जाएगा, है ना। अब जब हम लोग बात करते हैं बच्चों मीजोडर्म की, मीजोडर्म इज दी मिडल वाली आपकी लेयर है, तो मीजोडर्म बना रही है क्या, सबसे पहले मीजोडर्म बना रही है बच्चों नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के बिना तो आप कॉर्डेट्स में ही काउंट नहीं होगे, नोटोकॉर्ड इज इंपॉर्टेंट, है ना। नोटोकॉर्ड ही कॉर्डेट्स को और बाकी सारे ऑर्गेनिज्म को थोड़ा सा अलग अलग कर देती है ना, डिफरेंशिएट कर देती है। तो हमारे नोटोकॉर्ड कौन बना रही है, मीजोडर्म बना रही है। इसके अलावा ये बना रही है कुछ ऑर्गन्स, किसके, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम के, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स बना रही है, और आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स कौन बना रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स कौन बना रहा है, मीजोडर्म, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था हार्ट इज अ मीजोडर्मल डिराइव्ड ऑर्गन। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग आ जाते हैं, बात करते हैं एंडोडर्म की। तो बच्चों ये जो एंडोडर्म है ना, बहुत काम की है। एंडोडर्म नहीं होगी आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं बनेगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं बनेगा, आप खाना नहीं खा पाओगे तो टेस्ट नहीं आएगा, भूख भी नहीं मिटेगी, एनर्जी भी नहीं मिलेगी। तो ये क्या बना रही है, दिस इज फॉर्मिंग दी गट के अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट बना रही है जिसका नाम है फेरिंग्स, है ना। फेरिंग्स प्रेजेंट पे पहले या लेरिंग्स प्रेजेंट होता है, जल्दी सोच के बताओ। फेरिंग्स बना रही है और एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक भी बना रही है। आई होप क्लियर है। तो दिस इज बच्चों द फेट ऑफ जर्म लेयर्स। ये जर्म लेयर्स इतना सब कुछ कर रही हैं, सारे ऑर्गन्स यहां से बन रहे हैं, इन जर्म लेयर्स से बन रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक लेयर्स की, है ना। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक लेयर की, है ना। सबसे पहले तो एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक लेयर में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, एमनियन के बारे में। कौन बना रहा था, एपीब्लास्ट बना रहा था, हाइपोब्लास्ट नहीं, एपीब्लास्ट बना रहा था। तो ये एमनियन है क्या बच्चों, एमनियन क्या है, एक फ्लूइड मीडियम है जो क्या करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है, फ्लूइड मीडियम है
जो ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, फ्लूइड मीडियम है जो ग्रोथ में हेल्प कर रहा है ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, इसके अलावा ये हेल्प करता है जिसके वजह से डेसिकेशन ना हो एम्ब्रियो की, डेसिकेशन यानी कि वो टूटे ना, तो हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ, क्योंकि अगर टूटेगा तो क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। डेसिकेशन में हेल्प, प्रिवेंशन ऑफ डेसिकेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा हेल्प करता है एज, वर्क करता है शॉक एब्जॉर्बर। किसकी तरह हेल्प कर रहा है? एज शॉक, एक मिनट, एब्जॉर्बर। ठीक है, हमारे पास हर, अगर आपने पढ़ा हो, पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी, तो हर चीज के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट है जो एज शॉक एब्जॉर्बर काम कर रही है, उसमें फ्लूइड प्रेजेंट है जो एज शॉक एब्जॉर्बर काम कर रहा है। तो यहां पर भी एमनियन क्या वर्क कर रहा है? एज शॉक एब्जॉर्बर। इसके बाद दूसरी लेयर है, सेकेंड लेयर इज बच्चों हमारी कोरियन, है ना, सेकेंड लेयर इज कोरियन। और इसके साथ साथ एक और लेयर है जिसका नाम है एलन टॉइस। ये दोनों क्या कम काम कर रहे हैं? ये दोनों फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा में हेल्प करते हैं। दिस हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। क्लियर है? आई होप। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया 1 2 3 लेयर, चौथी रह गई, फोर्थ इज बच्चों आपका योक सैक। हाइपोब्लास्ट के पास, है ना, ये योक हमारे ओवा में योक प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ओवा में, हमारे ओवा में योक, हमारे एग में योक इज एब्सेंट। तो ये जो योक सैक की डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट होने के बाद कुछ टाइम बाद बहुत छोटा हो जाता है, डीजनरेट होके श्रिंक हो जाता है। तो ये क्या है? ये डेवलप होता है बट बहुत स्मॉल डेवलप होता है, और उसके बाद डीजनरेट होता है, और डीजनरेट होके फिर श्रिंक हो जाता है। ठीक है, लेकिन योक सैक भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर? दीज आर दी एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक लेयर। अब यहां पर मैम ने एक टर्म बोला है जिसका नाम है प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा क्या है और अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? हमें यहां पर दो चीजों के बारे में बात करनी है, एक है प्लेसेंटा और दूसरा है अम्बिलिकल कॉर्ड। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं, कंफ्यूजिया जाते हैं, किसमें? इन दोनों टर्म्स में। तो कंफ्यूजियाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, आया नहीं मेरे को वर्ड। ठीक है, तो अब हम लोग लेट्स स्टार्ट विद प्लेसेंटा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद बच्चों प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा है क्या? दिस प्लेसेंटा इज बच्चों न्यूट्रिटिव टिश्यू। ये प्लेसेंटा क्या है? एक तरह का न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग टिश्यू है। क्या है? इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। ठीक है, और इसी प्लेसेंटा के थ्रू क्या हो रहा है? फीटस क्या कर रहा है? रेस्पायर कर रहा है, एक्सक्रीशन जैसे प्रोसेस सब कौन कर रहा है? इसी प्लेसेंटा के थ्रू करता है। ठीक है, और ये प्लेसेंटा एक्ट एज टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है, यानी कि ये कुछ हार्मोन भी रिलीज करता होगा। एंडोक्राइन का काम क्या है? हार्मोन रिलीज करना, बहुत सारी एक्टिविटीज कराना। तो ये क्या करता है? ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। हार्मोन्स हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे हार्मोन रिलीज कराता है ये। ठीक है, और कनेक्शन है, सबसे बड़ी बात क्या है? दिस इज द कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द फीटस, है ना। ये क्या है? दिस इज द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। ठीक है, मदर और फीटस के बीच का कनेक्शन है। अब एक बात बताइए, मदर और फीटस के बीच का कनेक्शन है, यानी कि ये कैसे प्रेजेंट है? मान लो दिस इज मदर, ये मेटरनल साइड है, और ये है आपकी फीटल साइड। ठीक है,
मेटर्नल साइड है और ये है फीटल साइड। ये मेटर्नल साइड क्या करेगी? दिस मेटर्नल साइड विल डेवलप डेसिडुआ। ये मेटर्नल साइड क्या करेगी? दिस मेटर्नल साइड विल डेवलप डेसिडुआ। और ये फीटल साइड डेवलप डेसिडुआ नहीं, ये मेटर्नल प्लेसेंटा जो होगा, मदर वाली साइड का जो प्लेसेंटा होगा, ये क्या करेगा? दिस प्लेसेंटा विल बी डेवलप्ड फ्रॉम दी डेसिडुआ। डेसिडुआ से ये प्लेसेंटा बनेगा। और फीटल साइड वाला जो प्लेसेंटा है बच्चों, वो बनेगा किससे? कोरियन से। जो आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक लेयर थी, हमने पढ़ा था, वो क्या कर रही है? प्लासेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है। तो क्या कर रहा है? मेटर्नल साइड वाला प्लेसेंटा डेवलप हो रहा है डेसिडुआ से, और फीटल साइड वाला प्लेसेंटा डेवलप हो रहा है किससे? कोरियन से। अब क्या हो रहा है? ये प्लेसेंटा, ये जो फीटल साइड वाला प्लेसेंटा है ना बच्चों, ये फीटल साइड वाला प्लेसेंटा क्या करता है? फीटल प्लेसेंटा ग्रो होता है। अब ये ग्रो किस तरफ होता है? ये दोनों ना अपोजिट प्रेजेंट है, ठीक है? ये दोनों क्या है? बिल्कुल ऐसे अपोजिटली प्रेजेंट है। ये प्लेसेंटा जब ग्रो करेगा तो इसकी ग्रोथ से क्या होगी? यूट्राइन। ये कहां घुसेगा? यूट्राइन म्यूकोजा के अंदर जाएगा, ठीक है? ये कहां घुसेगा? ये घुसेगा आपके आउटर यूट्राइन म्यूकोसा के अंदर, ठीक है? अब किसके साथ? विद सम कोरियोनिक विलाय, विद सम कोरियोनिक विलाय। यानी कि यूट्राइन म्यूकोसा के अंदर ये ग्रो करेगा, ठीक है? ग्रो करने के बाद ये किसके साथ ग्रो कर रहा है? कोरियोनिक विलाय, क्योंकि कोरियन इज हेल्पिंग टू फॉर्म दी प्लेसेंटा। इस तरह से, क्योंकि ये म्यूकोसा को ऐसे चीरता हुआ अंदर जा रहा है कोरियोनिक विलाय के साथ, तो इस तरह के प्लेसेंटा को बच्चों हम लोग बोलते हैं, इस तरह के प्लेसेंटा को हम लोग बोलते हैं हीमोकोरियल प्लेसेंटा। हीमोकोरियल प्लेसेंटा, ठीक है? ठीक है, क्लियर है? अब जब हम लोग इस हीमोकोरियल प्लेसेंटा की बात करते हैं, अब मुझे एक बात बताइए, ठीक है? ये प्लेसेंटा है फीटल का, ये मदर प्लेसेंटा है, ये फीटस का प्लेसेंटा है, ठीक है? और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है क्या? अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड इज द कनेक्शन। क्या प्रेजेंट है यहां पर? यहां पर प्रेजेंट है बच्चों अम्बिलिकल कॉर्ड। अब एक बात बताइए कि इस अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड प्रेजेंट होगा, इस अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड प्रेजेंट होगा, वो किसका है? मदर का है या फीटस का है? जल्दी सोच के बताइए। जो इस अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड प्रेजेंट होगा, मदर का है या फीटस का है? तो बच्चों, ये जो ब्लड रहेगा अम्बिलिकल कॉर्ड में, ब्लड हमेशा फीटस का रहेगा, और होना भी ये चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है जो फीटस आया है, जो फीटस डेवलप हो रहा है, उसका ब्लड ग्रुप और मदर का ब्लड ग्रुप सेम हो। अब अगर बाय चांस अलग निकल गया, जो आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में एक RH एंटीजन वाला पोर्शन पढ़ा होगा, RH पॉजिटिव नेगेटिव वाला, तो क्या पढ़ा था कि अगर अलग हुआ तो बहुत सारी एंटीजन एंटीबॉडीज का रिएक्शन होगा, जिसके वजह से या तो एम्ब्रियो को, या तो फीटस को, या मदर को बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए इस अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड सिर्फ इस फीटस का होता है, ताकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ना हो, ठीक है? क्लियर है? अब ये जो प्लेसेंटा है बच्चों, ये प्लेसेंटा कब बनता है? दिस प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड आफ्टर 12 वीक्स। दिस प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड आफ्टर 12 वीक्स। 12 वीक्स यानी कि 4 3 जा 12, एक
एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 12 वीक्स के बाद आपकी इस प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब हमने बोला कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है ना। अब एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करेगा तो इस एंडोक्राइन ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स निकलेंगे, बहुत सारे हार्मोन्स निकलेंगे। जो पहला कुछ हार्मोन है वो है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा। ठीक है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये बनाता है क्या, HCS। HCS इज ह्यूमन कोरियोनिक क्या, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। HCS इज ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। ठीक है, इसके अलावा क्या बना रहा है, ये बना रहा है बच्चों HCT। अब ये क्या है, देखो सबका जो पहले दो नाम है ना, इन दोनों हार्मोन्स के दोनों नाम सेम है। इनफैक्ट आपने HCG पढ़ा था जो ट्रोफोब्लास्ट बना रहा था, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो इसका नाम क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक थायरोप्सिन। ये क्या है, क्या बना रहा है, ह्यूमन कोरियोनिक थायरोप्सिन। ये वो हार्मोन है जो लीड करेगा किसकी फॉर्मेशन में, किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ये लीड करेगा बच्चों आपके थायराइड ग्लैंड की फॉर्मेशन में, स्टिमुलेट करेगा उसको, है ना। अब नेक्स्ट हार्मोन इज HPL। ये तो अलग सा आ गया मैम, है ना, कोई बात नहीं, ज्यादा हार्ड नहीं है, प्लेसेंटा से निकल रहा है। तो इसका नाम क्या है, P स्टैंड फॉर प्लेसेंटा। यहां पर इसका नाम है बच्चों ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये कहां हेल्प करेगा, दिस विल हेल्प इन लैक्टेशन में हेल्प करेगा। इसके अलावा इस एंडोक्राइन ग्लैंड के वजह से एक और इस टाइम पे एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है रिलैक्सिन। क्या नाम है, जिसका नाम है बच्चों रिलैक्सिन। अब रिलैक्सिन कौन रिलीज कर रहा है, रिलैक्सिन इज रिलीज्ड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। ओवरी से रिलीज हो रहा है ये रिलैक्सिन हार्मोन, और कहां कौन रिलीज कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम के वजह से रिलीज हो रहा है। और ये रिलैक्सिन हेल्प्स इन प्यूबिक सिम्फाइसिस। अभी जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पार्चुरेशन पढ़ेंगे, सिम्फाइसिस, तब हम लोग ये सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन कहां क्या वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस क्लास में हमने प्लेसेंटा तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग विल स्टार्ट विद, हमारे पास कुछ ही टॉपिक बचते हैं, हम लोग करेंगे। एक तो पार्चुरेशन पढ़ना है हमें, और डेवलपमेंट क्या हो रही है, कौन से मंथ में क्या चीज डेवलप हो जाती है एक बेबी के अंदर, एक फीटस के अंदर, बेसिकली वो हम लोग को पढ़ना है। तीसरी चीज हमें वहां पर पढ़नी है क्या, लैक्टेशन पढ़ना है। और हम लोग कुछ टाइप ऑफ क्लीवेजेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बारे में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बहुत छोटा सा अगला लेक्चर इससे थोड़ा सा छोटा होने वाला है। तो अगले लेक्चर पे जाने से पहले लेट्स जस्ट रिवाइज। फर्टिलाइजेशन पढ़ा, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या हो रहा है, फ्यूजन से पहले क्या क्या हो रहा है, ये सब हम लोगों ने देखा। फिर जाइगोट के अंदर कैसे क्लीवेजेस हुए हैं ये हमने देखा। ठीक है, अब ब्लास्टोसिस्ट कैसे जाके एंडोमेट्रियम पे अटक गया है, एम्बेड हो गया है, उसका पूरा प्रोसेस हमने देखा। फिर हमने गैस्ट्रुलेशन देखी, गैस्ट्रुलेशन में जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन हुई, वो जर्म लेयर्स का फेट डिसाइड करा, फेट देखा हमने कौन सी जर्म लेयर्स क्या बना रही है, यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में पढ़ा, एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक लेयर्स पढ़ी, और हमने पढ़ा प्लेसेंटा के बारे में। तो बच्चों, अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलने वाले हैं, हम लोग पूरा 12th 11th सब कवर करने वाले हैं। तो
ऑल द बेस्ट। पढ़ना है, अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ लेना, नोट्स के बाद एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है किसी भी हालत में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल देन बाय बच्चों।